हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रकाश चौहान और आप लोग देख रहे हैं मैग्नेट माइंड इंस्टीट्यूट के ऊपर एक क्वेश्चन का सीरीज़, जिसके अंदर हम लोग जेई मेंस के आज क्वेश्चन करने वाले दोस्तों। और आपको पता है कि जेई के ये जो क्वेश्चंस होते हैं बच्चों, इनके लिए प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होती है। और जेई मेंस के ये जो क्वेश्चन हैं, इसी लेवल के या इसी टाइप के, या अपन कह सकते हैं लगभग यही क्वेश्चन आपके नीट में भी आते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग जो करने वाले हैं, इसमें अपन एक तीर से दो निशान करेंगे, अर्थात नीट और जेई दोनों का काम करने वाले हैं। चैप्टर आपको पता होना चाहिए दोस्तों। आज का हमारा जो चैप्टर है सेशन के अंदर, वो डी और एफ ब्लॉक है, आपको दिख गया होगा पीछे। तो अब इसमें भी आपको ये ध्यान रखना है कि थ्योरेटिकल पार्ट है दोस्तों, और थ्योरेटिकल पार्ट को आप इजी मत लीजिए, आसान मत लीजिए। उसके जो कंटेंट है, जो हिडन चीज़ें हैं, उनको आप लिखिए। कॉन्सेप्ट तो याद रखने जो रखना ही है, इसके साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना दोस्तों कि आप ऐसे क्वेश्चन के अंदर जो थ्योरेटिकल पार्ट है, जो आपके मेमोरी बेस्ड है, उसको याद रखना है। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं इसमें किस लेवल के क्वेश्चन पिछले सालों में आए हुए हैं और कैसे आ सकते हैं, और आपको किस प्रकार से अपने कॉन्सेप्ट और टॉपिक को क्लियर करना है। लेट्स बिगिन। देखो दोस्तों, क्या दिया है। ट्रांजिशन एलिमेंट हैविंग मोर टेंडेंसी टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्स देन द रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स ड्यू टू व्हाट। मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रकार का जो सवाल आपके पास आया हुआ है, ये हमें क्या कह रहा है। ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं, संक्रमण तत्व जो होते हैं, इनकी ज़्यादा टेंडेंसी होती है फॉर्म द कॉम्प्लेक्स देन द रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। मतलब रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट का मतलब आप समझ गए होंगे, एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, उनके कंपैरिजन में डी ब्लॉक की जो ये नेचर ज़्यादा होती है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की। तो इसकी वजह क्या है। कॉम्प्लेक्स आपने देखा होगा, जैसे ये K4FeCnO6 हो गया, तो ये अपने आप में ही क्या, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। या NiCO4 लिख दिया मैंने, तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहलाते हैं। ये इसमें मोस्टली डी ब्लॉक के एलिमेंट यूज़ करते हैं हम लोग। K2HgI4 हो गया, तो क्यों भाई, इसकी वजह क्या है। तो वजह साफ होती है बच्चों। इनका रीज़न जो होता है, इसका रीज़न जो होता है, मैं आपको बताता हूँ। एक तो ये होता है कि ये बॉन्ड अच्छा बनाते हैं। बॉन्ड अच्छा क्यों बनाते हैं, क्योंकि इनके अंदर इनकी जो स्मॉल साइज़ और हाई चार्ज डेंसिटी होती है। और दूसरा, इनमें क्या होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं। तो आपको पता चल गया, खाली डी ऑर्बिटल की वजह से इनकी बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाती है, और इस वजह से हम लोग ये कहते हैं, ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कहते हैं। और ये हमारी प्रॉपर्टीज़ के अंदर ये चीज़ लिखी है दोस्तों। अगर आप देखेंगे जाकर के चैप्टर के अंदर, तो बिल्कुल हमने ये पढ़ाया और लिखवाया भी है। तो ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट एकदम 100% सही होगा। तो दोस्तों, इसमें सिंगल करेक्ट ही चुनना, अभी आपके मल्टीपल करेक्ट में भी आएंगे। ये जेई के क्वेश्चन है आपके। किसके भाई, ये जेई के क्वेश्चन है। जेई का सेगमेंट है, लेकिन अपन को पता है कि जेई और जो नीट का जो लेवल ऑलमोस्ट आपके मेंस का उसी लेवल से बनाया है। आगे देखो, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर यूजुअली characterized by the variable oxidation state, but zinc does not show this properties because of। जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वेरिएबल, मतलब परिवर्तनशील ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, लेकिन जिंक एक ही शो करता है। इसकी वजह क्या है बेटा। उसकी वजह ये होती है कि ये कहता है कि भाई मेरे पास 3D10 है और 4s2, मेरे 2 इलेक्ट्रॉन ले लो और बाद में मेरे D10 कर लो। इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागेगा। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि भाई साहब, ये जो है स्टेबल आपके कॉन्फ़िगरेशन रख लेता है। कंप्लीशन ऑफ D10 ऑर्बिटल, n-1 के अंदर D10 हो जाता है। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। आगे देखिए, द डी ब्लॉक एलिमेंट विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ये मुझे पता आपको आता है ना भाई। लिक्विड एट रूम टेम्परेचर हैविंग हाई स्पेसिफिक हीट, लेस रिएक्टिविटी देन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से भी कम रिएक्टिव होता है। एंड इट्स क्लोराइड MX2 इज़ वॉलेटाइल ऑन हीटिंग। इसका जो हैलाइड होता है MX2, वो आपके वॉलेटाइल नेचर का होता है दोस्तों। जिसमें बॉन्डिंग वीक होगी, मेटेलिक बॉन्ड वीक होंगे, जिसमें फुलफिल्ड ऑर्बिटल होंगे, एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो आपको पता है वो एलिमेंट आपके रूम टेम्परेचर लिक्विड वाला एक ही है, और वो कौन है बेटा, मरकरी है डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर। तो आपका आंसर बन ही गया सही।
एकदम करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या कहा, देखो कई बार क्या होता है, क्वेश्चन इजी होता है ना, लेकिन वहाँ पर हम लोग एक्साइटमेंट ज़्यादा रखते हैं, कहते हैं ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना कि यूँ फाँ फूँ कह दो, या जिसको कहते हैं ना कि यूँ ज़्यादा शोर शराबा नहीं, टीचिंग कह दो या स्टडी इज़ द वेरी वेरी सीरियस जॉब। हाँ, एनर्जी इसमें चाहिए, अपने को अवेयरनेस चाहिए, एनर्जी चाहिए, है ना, कॉन्शियसनेस जिसे कहते हैं, वो एक ही बात है। बट गलती अगर आप तब करेंगे जब बिल्कुल ही आपका ध्यान ही नहीं है, तो गलत होगा, नहीं तो नहीं होगा। आगे देखिए दोस्तों, कॉइनेज मेटल शो द प्रॉपर्टीज ऑफ। अब कॉइनेज मेटल जो होती है दोस्तों, सिक्का धातु जिसको कहते हैं, Cu, Ag और Au, ये होती है भाई। और ये कौन सा होता है बेटा, ट्रांजिशन एलिमेंट है, नॉर्मल एलिमेंट नहीं है, टिपिकल एलिमेंट नहीं है, इनर ट्रांजिशन तो ब्लॉक होता वो भी नहीं है, ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो देख पा रहे हैं आप लोग कैसे अपने आंसर सही हो रहे हैं। आगे देखिए दोस्तों, द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट आर फाउंड टू बी इन द कॉम्बिनेशन विथ ए एंड बी विच आर। देखो कोई भी मेटल है अगर अपनी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, तो वो क्यों कर रहा है, कहाँ से आ गई वो, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन निकालने वाला भी कोई है। और इलेक्ट्रॉन कौन निकालेगा, जो इलेक्ट्रॉन ले सकता है। इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, जिसकी ईएन ज़्यादा हो। तो यहाँ से कनेक्शन आपने बना लिया कि भाई जिसकी ईएन क्या हो, ज़्यादा हो। तो फ्लोराइड और ऑक्साइड जो होते हैं, ये हमें पता है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल करके खुद इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, द इलेक्ट्रॉन्स विच टेक पार्ट इन ऑर्डर टू एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट बाय द ट्रांजिशन मेटल्स आर। अगर ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं दोस्तों, तो वो क्यों शो कर रहे हैं, एक्चुअल में उनमें इलेक्ट्रॉन जो होता है वो डी और एस दोनों से निकलता है। तो आपने देखा कि अगर ये दोनों से निकल रहा है, तो आप क्या देख रहे हैं, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि भाई साहब ये इसलिए निकल रहा है क्योंकि हमें पता है कि इन दोनों के अंदर एनर्जी गैप क्या बहुत ही क्या है, कम है। तो यहाँ एनर्जी गैप ज़्यादा होता तो नहीं निकलता, लेकिन एनर्जी गैप कम है, निकल जाएगा। तो ये आपके पास क्या दिया हुआ है, NS एंड N-1D ओनली बट नॉट NP। NP तो बहुत अंदर आ गया, उसकी एनर्जी ज़्यादा है, उस पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, तो वो नहीं निकलेगा। तो C इज़ द करेक्ट आंसर। देख रहे हैं, आनंद ले रहे हैं क्वेश्चंस का, जिस प्रकार से गीता का आनंद लेते हैं ना कोई भजन का, वैसे आनंद लीजिए आप तो, क्योंकि यहाँ पर आपको ज़्यादा पेन नहीं चलाना है, कुछ चीज़ें आपके न्यूमेरिकल नहीं है भाई। मीटर स्केल आर मेड अप ऑफ एलॉय। जो मीटर स्केल होता है दोस्तों, वो आपको याद ही रखना पड़ेगा, ये इनवर एलॉय का होता है। अब आगे जो क्वेश्चन दिए दोस्तों, इसमें कहा गया है अगर दोनों राइट हैं, इसमें लिखा क्वेश्चंस आर गिवन बिलो कंसिस्ट ऑफ द टू स्टेटमेंट प्रिंटेड एज ए एंड आर। ठीक है, रीजन while answering these question you are to required to choose any one of the following 4 response। इन चारों में से एक बताना है भाई क्या आंसर आएगा, ए आएगा। अगर वो कह रहा है ए और आर दोनों ट्रू है और इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो आपको उत्तर क्या बताना है, ए। ये कह रहा है ए और आर दोनों ट्रू है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो आपको क्या बताना है, बी। ए ट्रू है और आर फॉल्स है, तो आपको क्या बताना है, सी। और ए फॉल्स है और आर ट्रू है, तो क्या बताना है, डी बताना है। तो पहले तो ये दिमाग में रखना पड़ेगा। द हाइएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन इट्स कंपाउंड इज +6। द क्रोमियम एटम हैज ओनली 6 इलेक्ट्रॉन इन NS एंड N-1D ऑर्बिटल। बिल्कुल सही है, 6 शो करता है अपने कंपाउंड के अंदर हाईएस्ट, बिल्कुल सही बात है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं K2Cr2O7 भी ले लूँ, तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इसकी, +6 है। भाई साहब इसके पास D और S में कुल मिला के 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस वजह से आपके 6 इलेक्ट्रॉन S और D से निकाल लेता है। तो यहाँ मेरा आंसर कौन सा हो गया, ए।
दोनों ट्रू है और दोनों में इसकी एक एक्सप्लेनेशन कर रहा है। आगे देखते हैं। जिंक डज नॉट शो द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल। जिंक जो है ये आपके ट्रांजिशन मेटल नहीं है, ये कहना चाहता है। बिल्कुल ये बात मेरी क्या है, सही है। इन जिंक आउटरमोस्ट सेल इज कंप्लीटली फिल्ड। आउटरमोस्ट सेल का मतलब तो ये क्या हो गया इसका, जिंक का ये 3d10 और ये क्या है 4s2। अब दोस्तों जिंक आउटरमोस्ट सेल इज कंप्लीटली फिल्ड, इसका रीजन ये थोड़ी हुआ बताऊँ आपको। भाई जिंक जो है डज नॉट शो द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन मेटल, तो ये बात तो मैं सही है, ये सही है। लेकिन ये कह रहा है बट आर इज फॉल्स, मतलब सेकंड वाला मेरा क्या हो गया इसका, ये फॉल्स है। ये क्यों नहीं शो करता है, क्योंकि इसमें D10 होता है। हरी बात सुनने, तो ये आपके क्या हो गया, ये मेरा ये ट्रू है। जिंक डज नॉट शो द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन मेटल, सही बात है ये तो। और आउटरमोस्ट सेल इज द कंप्लीटली फिल्ड, आउटरमोस्ट सेल ये है, ये फिल्ड है ना भाई। लेकिन आपको पता है कि +2 जब आएगा, है ना भाई, इज कंप्लीटली फिल्ड, ये पूरा भरा हुआ है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ जिंक डज नॉट शो द, अरे भाई अरे यार आप समझे नहीं, इसका ये इससे रिलेटेड करके बता रहा है। तो ये ट्रांजिशन मेटल क्यों है, क्योंकि क्यों नहीं है, D10 की वजह से है। तो खाली ये नहीं बताना है, इसमें D10 वाला बताना है, इसने ये बता दिया है, तो ये बिल्कुल गलत है। तो मैं क्या कहूँगा, इसमें आंसर कौन सा रहेगा मेरा, C इज़ द करेक्ट आंसर। ये कह सकते हैं, ये भी आपके पास में C कंप्लीटली फिल्ड, ये ज़्यादा क्लोज आंसर नहीं है, तो आपके पास दूसरा मिल नहीं रहा है। दोनों आपके ट्रू है, लेकिन ये इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है। यहाँ B आंसर ज़्यादा सही रहेगा भाई, ये क्या रहेगा, B। ये सही है, इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसमें तो कंप्लीट फील्ड है ही है। लेकिन थोड़ा सा इसमें कितना बहुत क्लोज आंसर दे दिया है, ध्यान रखिएगा। अगला दिया, टंगस्टन हैज़ ए वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, टंगस्टन इज़ ए कोवलेंट कंपाउंड। यार फालतू की बात कर रहे हो, टंगस्टन कहाँ से कोवलेंट हो गया, टंगस्टन तो मेटल है। तो यहाँ पर आपको पता है ये मेरा सही है और ये मेरा क्या है, फॉल्स है। तो इसमें आंसर कौन सा आएगा, C। देखो कहाँ दिया C मेरा बेटा, A इज ट्रू एंड R इज फॉल्स। चलिए दोस्तों, तो इस प्रकार से हम लोग ये कह सकते हैं a compound of mercury used in cosmetic in Ayurvedic and Unani medicine। तो बताओ वो कौन सा होता बच्चों, इसको मरकरी की इस कंपाउंड को हम लोग कहते हैं HgS को वर्मिलियन कहते हैं। और ये कॉस्मेटिक, ये थियोरेटिकल पार्टी है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आंसर क्या रहेगा, B इज करेक्ट। आगे देखो दोस्तों, सॉल्यूशन ऑफ MnO4- इज पर्पल कलर्ड, ये क्या वजह है भाई। तो आपको पता होना चाहिए कि ये इसमें जो होता है, ये क्या है, एक्चुअल में इसका +7 स्टेट है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इसमें ट्रांसफ़र होते हैं। तो ये DD ट्रांजिशन नहीं कहलाता बेटा, ये कहलाता चार्ज ट्रांसफ़र की वजह से ऑक्सीजन से मैग्नीज की तरफ होते हैं, और कुछ समय के लिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है और उसमें ट्रांजिशन होने की वजह से ये कलर्ड होते हैं। तो मैं क्या लिखूँगा, चार्ज ट्रांसफ़र फ्रॉम ऑक्सीजन टू मैग्नीज, है ना भाई। ये ज़्यादा सटीक आंसर है, यही आपको बताना है, दूसरा अपने को आंसर नहीं बताना है। आगे देखिए दोस्तों, ड्यूरिंग एस्टिमेशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड वर्सेस KMnO4 सेल्फ इंडिकेटर कौन सा यूज किया जाता है भाई।
एक्चुअल में KMnO4 को ऑक्जेलिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं, H2C2O4, तो ये MnO आ जाएगा और ये CO2 प्लस H2O। ये टाइट्रेशन के दौरान रिएक्शन होती है। इसमें सेल्फ इंडिकेटर जो होता है KMnO4, ये खुद आपके सेल्फ इंडिकेटर का काम करता है। तो आंसर मेरा कौन सा रहेगा भाई? KMnO4। अब ये देखो बेटा, ये बड़ा तगड़ा क्वेश्चन है। एसिडिफाइड क्रोमिक एसिड प्लस H2O2। एसिडिफाइड क्रोमिक एसिड का मतलब क्या हो गया? यहाँ क्रोमिक एसिड लेकर के उसके अंदर आप एसिड डाल दो, H2O2 के साथ में लिया, तो आपने देखा दोस्तों कि कंपाउंड क्या बन रहा है? X, और क्या बन रहा है? Y। ये तो बताओ ये दोनों क्या चीज़ होगी? रिएक्शन याद होनी चाहिए आपको। क्या होनी चाहिए भाई? रिएक्शन याद होनी चाहिए। तो या तो H2CrO4 लिख लो, तो उसमें आपको पता है ये ब्लू कलर का कंपाउंड बनेगा, और ये ब्लू कलर का कंपाउंड एक ही होता है बच्चों, बाकी किसी में नहीं दिया हुआ है, CrO5 में होता है बस, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर। तो ये रिएक्शन आपको याद रखनी पड़ेगी। हालांकि ये जेई में है, नीट वालों के लिए नहीं है। रिएक्शन आपके NCERT की रिएक्शन ही है, कर सकते हैं आप इसको। KMnO4 एसिडिक मीडियम, HCl के साथ रिएक्शन करवाई, H2O प्लस X। बताओ X क्या बनाएगा? एक्चुअल में एसिडिक मीडियम के अंदर ये जो ग्रीनिश येलो गैस निकालेगा वो कौन सी होगी बेटा? क्लोरीन होगी। कौन सी गैस हो जाएगी? क्लोरीन। तो आंसर कौन सा आ जाएगा? सी इज करेक्ट। क्लोरीन जो होता है ग्रीनिश येलो कलर की होती है। ये रिएक्शन आपको बताई होगी मैंने आपको कि यहाँ पर आपके ये, इसलिए अपन कहते हैं कि HCl जो होता है KMnO4 को अपन H2SO4 की प्रेजेंस में ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर यूज़ करते हैं, क्योंकि Cl2 खुद प्रोड्यूस करता है, और ये Cl2 खुद जो होती है ये साथ में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की नेचर की होती है। इसलिए अपन कहते हैं कि HCl के साथ में KMnO4 को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर यूज़ नहीं करते हैं। अब दिया दोस्तों, यहाँ भी वही क्वेश्चन है। अगर आपके दोनों राइट है, इसका एक्सप्लेनेशन है तो A देना है, दोनों सही है एक्सप्लेनेशन नहीं है तो B देना है, ये गलत है और R फॉल्स है तो C देना है, A फॉल्स है और R सही है तो D देना है। क्या लिखा देखो, KMnO4 इज पर्पल इन कलर ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर। बिल्कुल आपको पता मेरा ये आंसर क्या है? सही है। इन MnO4 देयर इज नो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द d ऑर्बिटल ऑफ मैग्नीज। सही बात है, नहीं है बेटा। तो ये चार्ज ट्रांसफर की वजह से होता है, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, पर दोनों स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। O2Mn लिखा होता तो मेरा सही होता। तो इसका आंसर मैं क्या बताना चाहूँगा? B इज द करेक्ट आंसर। K2Cr2O7 एज द येलो कलर ड्यू टू द चार्ज ट्रांसफर। सेम बात है बेटा। CrO4-2 इज आयन इज द टेट्राहेड्रल इन शेप। ये बात भी सही है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ी है। तो यहाँ भी आंसर मेरा क्या रहेगा? B इज द, दोनों आपके सही है, एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो 16 और 17 में आंसर कौन सा जाएगा बेटा? सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम लोग ये कह सकते हैं कि कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास में अगर है तो किस प्रकार से उसका अपन आंसर लिखते हैं। अब देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक। क्वेश्चन देखिए आपके, एडिशन ऑफ नॉन मेटल लाइक बी एंड सी टू द इंटरस्टिशियल साइट ऑफ अ ट्रांजिशन मेटल रिजल्ट्स द मेटल। ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं बच्चों, उनमें खाली जगह बच जाती है
और इस खाली जगह को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। और इस इंटरस्टिशियल स्पेस में छोटे आकार के एलिमेंट लाइक बोरॉन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन आ जाते हैं। तो ये जो कंपाउंड बनते हैं दे आर कॉल्ड एज बच्चन है ये। और ये बच्चन जो होता है आ जाने से ये जो कंपाउंड बनते हैं उनको इंटरस्टिशियल कंपाउंड कहते हैं। ये केमिकली इनर्ट होते हैं। और ये पूछा है कि बताओ क्या चीज़ हो सकती है, मोर डक्टिलिटी हो सकती है, स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। अच्छा, इसमें मोर देन वन करेक्ट वाले हैं भाई, ये थोड़ा ध्यान रखना। मोर डक्टाइलिटी नहीं हो जाएगी, ये फॉल्स है। ये मोर देन वन करेक्ट वाला आंसर है, मोर देन वन करेक्ट। तो ये आपको पता, डक्टिलिटी लेस हो जाएगी, ये सही बात है। स्ट्रॉन्ग बन चुका है। लेस मेलीबल मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो चुका है, बढ़ चुका है, सही बात है। और हार्डनेस भी क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। तो ये बी, सी और डी, इसमें 3 ऑप्शन करेक्ट होंगे। ये मोर देन वन करेक्ट वाला आंसर है। ठीक है भाई। मरकरी इज लिक्विड एट 0 डिग्री सेल्सियस बिकॉज ऑफ, मरकरी लिक्विड है 0 डिग्री सेल्सियस पर, वाई, क्या वजह है। तो आपको पता है अगर ये किस वजह से, तो आपको पता है दोस्तों कि इसमें अपने को पता होना चाहिए कि मरकरी एक मेटल है, लेकिन D10 कॉन्फ़िगरेशन होने से इसमें मेटलिक बॉन्ड क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। मेटलिक बॉन्ड क्या है, वीक हो जाता है। और इस वजह से ये आपके क्या होता है, इसमें IP इसका हाई रहेगा। क्यों? क्योंकि D10 कॉन्फ़िगरेशन है। तो A और B दोनों इसके क्या रहेंगे, करेक्ट रहेंगे। समझ गए। द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ट्रांजिशनल एलिमेंट आर, इनके IP के बारे में क्या कहना चाहेंगे। IP इनका ज़्यादा होता है या कम होता है बच्चों। तो एक कॉमन सी बात पूछी है, तो आपको पता होना चाहिए। एक S ब्लॉक है, ये बीच में क्या आ गया बेटा, ये D ब्लॉक आ गया, और ये मेरा क्या आ गया, P ब्लॉक। तो आपको पता है लेफ्ट टू राइट जाते तो साइज क्या होती है भाई, इंक्रीज होती है। तो जिसकी साइज आपके स्मॉल होगी उसका IP ज़्यादा होगा। तो मैं क्या बताऊँ, द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट आर, ये P से तो कम होगी लेकिन S से क्या होगी, ज़्यादा होगी। कौन सा करेक्ट हो गया बेटा, A एंड B आर करेक्ट। ये मोर देन वन करेक्ट वाले हो गए। चलो भाई, द हाइएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट अमॉन्ग द ट्रांजिशन एलिमेंट, सबसे ज़्यादा हाई ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी होती है। आपको पता है D ब्लॉक के अंदर रुथेनियम और ऑस्मियम, ये मात्र 2 एलिमेंट है जो +8 शो करते हैं। बस याद रखना, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। इंफॉर्मेशन कह दो, फैक्ट कह दो। द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इज रिलेटेड टू दे आर, जो इसकी कैटालिटिक एक्टिविटी होती है। देखो बच्चों, नीट वाले बच्चे कई बार जेई के क्वेश्चन नहीं करते हैं। तो अगर वो जेई के इस प्रकार से अपने हैबिट बना सकते हैं, क्योंकि यार लोड नहीं आ रहा, हम आपको क्वेश्चन सॉल्व आउट करवा रहे हैं, तो काफ़ी इजी रहेगा आपके लिए। तो ये क्यों कर रहा है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट सही है, फ्री सरफेस वैलेंसी सही बात है, और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन एबिलिटी ये बात भी सही है। मैग्नेटिक मोमेंट से कोई लेन देन नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ABC सही है। इंटरस्टिशियल कंपाउंड आर फॉर्म्ड बाय, इंटरस्टिशियल कंपाउंड कौन बनाता है। तो मोस्टली ये हमें पता होना चाहिए कि ये D ब्लॉक के एलिमेंट बनाते हैं। ये कैल्शियम S ब्लॉक का ये नहीं बनाएगा, Fe बनाएगा, निकल बनाएगा, कोबाल्ट बनाएगा। मोर देन वन करेक्ट में 23 का कौन सा जाएगा, ABC इज करेक्ट। आगे देखो बच्चों,
क्या लिखा, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फैक्ट दैट, कि भाई साहब इसके पीछे क्या रीज़न है, कि क्या इनकी रेडियस ऑलमोस्ट सेम है तो क्यों है, या कुछ ऐसा पूछा गया है। जर्कोनियम हैव द सेम एटॉमिक साइजेस, जर्कोनियम एफनियम दोनों की सही बात है, ये करेक्ट है। जर्कोनियम एंड एफनियम हैव द सेम प्रॉपर्टीज, जब रेडियस सेम है तो इनकी प्रॉपर्टीज भी लगभग क्या होती है, सेम होती है। डिफरेंट दिया है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज, ये गलत है भाई, ए और बी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखिए दोस्तों, एम्फोटेरिक ऑक्साइड ऑफ मैग्नीज, ये आपके बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। दो होते हैं दोस्तों, एक MnO2 होता है और एक Mn3O4 होता है, ये याद रखना पड़ेगा, MnO2 एंड Mn3O4। आगे देखिए, एसिडिफाइड KMnO4 कैन बी डीकलराइज्ड बाई, अगर आपके केस KMnO4 है तो उसको अपन डीकलराइज करना चाहते हैं तो किसके साथ रिएक्शन करवाएं कि वो डीकलराइज हो जाए। तो दोस्तों आपको पता ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो यहाँ कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए, आपको पता होना चाहिए H2O2 दोनों की तरह कार्य करता है। तो इसका मतलब KMnO4 जो होता है, खुद जो होता है, ये ध्यान रखना भाई, ये MnO4 माइनस है, अगर SO2 के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये SO4 में बदल देगा, ये इसका ऑक्सीडेशन कर लेगा और खुद का क्या कर लेगा, रिडक्शन कर लेगा। अगर आपने ये लिया तो H2O2 को ये किस में बदल देगा, ये इसका भी ऑक्सीडेशन कर लेगा, ये O2 ले आएगा भाई Mn+2, और अगर आपने +2 ले लिया तो ये +2 को किस में बदलेगा बेटा, ये Mn+2 और ये Fe+3 में बदल देगा। तो ये रिएक्शन आपके NCERT के है, ये दिया हुआ है, ये दोनों का, तीनों का यूज कर सकते हो, SO2 का, H2O2 का और FeSO4 का, तीनों को अपन डीकलराइज कर सकते हैं। ये खत्म हो गया ना, बचा ही नहीं, तो डीकलराइज हो गया। अब ये दोस्तों कोई कॉम्प्रीहेंशन टाइप क्वेश्चन है, 27 और 28 दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, करें इसको, पढ़ लेते हैं, जेई के क्वेश्चन है। क्या दिया बेटा, ट्रांजिशन मेटल एंड देयर कंपाउंड्स आर यूज्ड एज कैटलिस्ट इन इंडस्ट्री एंड बायोलॉजिकल सिस्टम, फॉर एग्जाम्पल इन द कॉन्टैक्ट प्रोसेस V2O5 और VO4-3 आर यूज टू ऑक्साइड SO2 to SO3, VO3- दिया हुआ है, ये यूज होता है। It is thought that the actual oxidation process takes place in the two stages. In the first step, V+5 in the presence of oxide ion converts SO2 to SO3. At the same time, V+5 is reduced to the V+4. In the second step, V+4 जो होता है is regenerated from the V+4 by the oxygen. तो इसमें ऑक्सीजन ने इसको क्या कर दिया, रीजनरेट कर लिया, और SO2 को इसने क्या किया, SO3 बदला, किसने बदला, V+4। द ओवरऑल प्रोसेस इज ऑफ कोर्स द सम ऑफ दीज टू स्टेप्स, ये इसने दे दिया अपने को। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन अपने को करना है। क्या दिया है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रिएक्शन क्या हो रहा है, क्या हो रहा है भाई, ये हमें चेक करना है। कैटलिस्ट अंडरगो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, सही बात है, कैटलिस्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, चेंज हो रही है, +5 से +4 हुई है। कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, सही बात है, वो तो बढ़ाता ही है, हमें पता है। कैटलिस्ट इज रीजनरेटेड इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म व्हेन द रिएक्टेंट फॉर्म द प्रोडक्ट, सही बात है, तो इसमें तो सोचने वाली बात ही नहीं है, डी इज द करेक्ट आंसर। Which of the following ion is involved in the above process will show the paramagnetism? भाई पैरामैग्नेटिज्म कौन शो करेगा, जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें टाइटेनियम और ये क्या, वेनेडियम,
तो ये पांचों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। चौथा है तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा बिल्कुल आपके, O-2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। यहाँ देखेंगे तो ये भी +5 है, तो कुल मिला के V+4 वाला आंसर हो गया। तो ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं थी, पैसेज देख के डरना नहीं था, कर सकते हैं अपन। आगे देखो बेटा, ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ sufficiently low energy, vacant orbital of sufficiently low energy, d block elements form the complexes। d block element क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। d block elements have the different properties such as catalytic, magnetic, alloy formation। सही बात है। ठीक है, ये इस वजह से ये कर रहे हैं ऐसा, है ना। कॉम्प्लेक्स इज डी ब्लॉक एलिमेंट हैव द डिफरेंट प्रॉपर्टीज सच एज कैटालिटिक, मैग्नेटिक, एलॉय फॉर्मेशन। इंटरस्टिशियल कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। इंटरस्टिशियल कंपाउंड आर दोज कंपाउंड इन विच स्मॉल लाइक एटम्स like carbon, boron fits into the interstices of d block element crystal। in interstitial compound there is no chemical bond formation take place। सही बात है, केमिकल कंपोजिशन से बनता है, केमिकल रिएक्शन से नहीं बनता है। केमिकल प्रॉपर्टीज रिमेन द ऑलमोस्ट सेम, बिल्कुल सही बात है। फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है। अब इसी में से आंसर ढूंढना है यार। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड हैज द सेम बिहेवियर एज दैट ऑफ द एलिमेंट। तो इनकी कौन सी प्रॉपर्टीज आपके जो होती है एलिमेंट की, मतलब मैलिएबिलिटी चेंज हो जाएगी, डक्टिलिटी चेंज हो जाएगी, हार्डनेस ही, लेकिन इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना भाई। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज गेट्स डिक्रीज्ड। क्या चीज़ घट जाती है इंटरस्टिशियल कंपाउंड कंपेयर टू दैट ऑफ द एलिमेंट। क्या चीज़ आपके इसमें कम हो जाती है ना भाई। तो मेटेलिक लस्टर जो होती है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हार्डनेस आपके बढ़ेगी, डेंसिटी बढ़ेगी, पर हमें पता है कि एक चीज़ है, उसका मेल्टिंग मैलिएबिलिटी जो होती है, ये लिखा ना भाई, मैलिएबिलिटी। ये सेम पूछा तो हमने इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस लिखा, लेकिन मैलिएबिलिटी जो नेचर होती है, अब उसको अपन कहते हैं ना, ज़्यादा अपन कहते हैं ना, पीट पीट के चादर आसानी से नहीं बना सकते क्योंकि वो हार्ड हो चुका है। तो मैलिएबिलिटी क्या होती है इसकी, डिक्रीज हो जाती है। दिस इज़ वेरी वेरी, मैलिएबिलिटी का मतलब होता है कि अब उसको अपन, क्योंकि आपने बीच का खाली जगह भर दी, तो अब क्या ऐसा नहीं कि उसको आप और पीट करके हथौड़े से उसके, और जैसे अपन कहते हैं कि उसको और बहुत आसानी से सेव दे सकते हैं। मैलिएबिलिटी थोड़ी सी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। आगे देखो दोस्तों, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट ऑफ 3D सीरीज इज +8, +8 नहीं होती, +7 नहीं होती है, मैग्नीज की होती है। निकल, कॉपर एंड जिंक आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। यार क्या बात कर रहे हो, निकल, कॉपर एंड जिंक आर, करेक्ट पूछा इसने, जिंक थोड़ी है इसमें, ये भी गलत हो गया, ये फॉल्स, ये फॉल्स। जिगलर नट्टा कैटलिस्ट कंटेन द वेनेडियम। कहाँ से होता है वेनेडियम, क्या होता है बताइए, TaCl4+। ये होता है, वेनेडियम होते नहीं, टाइटेनियम होता है। ये भी फाल्स, तो पीछे ट्रू, तो एक ही बचा है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ Cu+2, Fe+3 एंड Cr+3 आर द ब्लू, ठीक है, येलो एंड ग्रीन रेस्पेक्टिवली। ये ब्लू कलर का होता है, ये ग्रीन, येलो होता है, ये ग्रीन कलर का होता है, याद ही रखना पड़ेगा, फैक्ट है भाई ये तो। अब ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसके अंदर हम लोग बात करेंगे
कि किस प्रकार से ये क्वेश्चन अपन ला सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन कितने हैं भाई? क्वेश्चन की संख्या थोड़ी ज़्यादा है। हाँ, अपन ऑब्जेक्टिव ही कर रहे थे तो अपन पहले PYQ कर लेते हैं, उसके बाद उसमें या उसको एडवांस में, एडवांस के क्वेश्चन है वो, तो उनको बाद में ले लेंगे अपन, जिसमें अपनी हेडिंग एडवांस्ड के क्वेश्चन ही रहेगी। तो चूंकि अपन चाहते हैं कि मेडिकल वाले स्टूडेंट को बेनिफिट हो, तो ये कर लेते हैं पहले। क्या लिखा था? ट्रांजिशन मेटल आयन ये PYQ जेई मेंस कितने क्वेश्चन है? ठीक है दोस्तों, इसमें 23 तक के ही क्वेश्चन आए हुए हैं, तो अब क्वेश्चन तो अपन कर ही सकते हैं, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अपन एक काम करते हैं इसमें, चलो कर लेते हैं। ये ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, जेई मेंस के ये क्वेश्चन अपने पास में दोस्तों। पहला क्वेश्चन पढ़िए आप, ताकि अपन इसका आंसर कर सकें भाई। चले, चले, पहला क्वेश्चन क्या दिया है? द ट्रांजिशन मेटल आयन रेस्पॉन्सिबल फॉर कलर इन द रूबी एंड एमरल्ड रेस्पेक्टिवली आर। देखो दोस्तों, जो रूबी जो होता है, बढ़िया क्वेश्चन है ये, और एमरल्ड जिसको हम लोग कहते हैं ना, माणक मोती वगैरह, जो हीरा पन्ना जिसे कहते हैं ना, ये जो होता है एमरल्ड जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है, रूबी लाल कलर का होता है। इनके बीच बीच में खाली स्पेस में क्या होता है? क्रोमियम+3 आता है, और इस क्रोमियम+3 की वजह से क्या होता है, अपन कहते हैं कि ये कलर्ड होते हैं और इसमें DD ट्रांजिशन होता है। तो इसका आंसर मेरा कौन सा रहेगा? फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर। कौन सा रहेगा भाई? फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर। चले भी आगे। तो अगला क्वेश्चन दिया अपने पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन के अंदर कौन सी स्पीसीज जो है वो स्टेबल है? ये तो Cu+ है, Cu+2 बदल जाता है, ये भी चेंज हो जाएगा, और MnO4-3 है ना भाई, लेकिन MnO4-2 है, ये स्टेबल है भाई, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग आयन डज नॉट लिबरेट हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्शन विथ डाइल्यूट एसिड। तो डाइल्यूट एसिड के साथ में कौन आपके हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करेगा? तो इसमें दोस्तों आपके आंसर क्या आएगा? Mn+2 का। ऐसा क्यों सर, हमें कैसे पता चलेगा? देखो, इसके लिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जाना पड़ेगा, और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है वो क्या कहता है कि जो मेटल हाइड्रोजन से ऊपर है वो तो क्या करेगा, वो एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन रिलीज करेगा, और जो नीचे वो रिलीज नहीं करेगा। तो इसमें आंसर कौन सा रहेगा बेटा? थर्ड रहेगा। थर्ड इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा बच्चों कि ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया? थर्ड। इसमें देखिए, हाँ भाई, द ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस इज यूरोपियम, सीरियम, ये ओल्मियम वगैरह, ये एलिमेंट दिए हमें बच्चों, और ये पूछा है कि बताओ भाई इसमें एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर क्या होगा।
अब इसके लिए आपको एलिमेंट्स की सीरीज़ वगैरह याद होनी चाहिए, क्योंकि लेफ़्ट टू राइट जाते साइज़ क्या होती है, डिक्रीज होती है। लेकिन यहाँ पर आपके लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन भी ध्यान में रखता है, तो इसमें आपको थोड़ा ये याद रख लीजिए, ये ज़्यादा बेटर होगा, है ना। और एलिमेंट्स को याद करके कीजिए। द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द इंटरस्टिशियल, बढ़िया क्वेश्चन है यार, कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड के बारे में बताइए क्या इनकरेक्ट है। आपको पता है वो केमिकली इनर्ट होते हैं, और यहाँ क्या लिखा हुआ है, केमिकली रिएक्टिव। हाई मेल्टिंग पॉइंट है, पता है, हाई मेल्टिंग मेटेलिक कंडक्टिविटी तो होती है उनमें, वेरी हार्ड होते हैं। इनकरेक्ट पूछा आपसे, तो ये हो गया। द ट्रांजिशन एलिमेंट दैट हैज़ द लोवेस्ट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ये अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का मतलब होता है कि उस लैटिस से आपको इलेक्ट्रॉन को हटाना है ना भाई। तो उसके लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। कॉपर की साइज स्मॉल होने की वजह से एलिमेंट हैज़ द लोएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन जो होता है वो कॉपर के लिए होता है। D10 कॉन्फ़िगरेशन भी होता है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा भाई। चलें आगे। तो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 6। लो भाई क्या दिया है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एक्टिनाइड आर शोन बाय। मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल ऑक्सीजन स्टेट ऑफ एक्टिनाइड आर शोन बाय। बच्चों ये मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन स्टेट पूछी है, तो आप याद रखना नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम ऐसे एलिमेंट हैं जो आपको पता होना चाहिए। 2, 4, 6, 3 ये सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम। इनको लिख लीजिए अपने आंसर शीट के अंदर, नोट्स के अंदर। अगला क्या है, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बाईवैलेंट यूरोपियम एंड ट्राईवैलेंट सीरियम आर। तो ये तो बच्चों कोई बड़ी बात है ही नहीं, आपको पता है कि क्या हो जाएगा। बाईवैलेंट पूछा ना, यूरोपियम एंड ट्राईवैलेंट सीरियम। सीरियम क्या होता है आपको पता है, ये जीनॉन है, 54 आ गया। और ये क्या भाई अपने पास में सीरियम है ना, 58 होता है। 4F, 5D, 6S, 56, 57 और ये 58। अब इसने क्या पूछा भाई, सीरियम जो है ना ट्राईवेलेंट है ना, ट्राईवेलेंट सीरियम। तो ये 2 यहाँ से निकाल लो, एक यहाँ से निकाल लो, F में 1 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। 2 होते हैं, मतलब यहाँ एक्चुअल में ये भरते हैं दोनों इसी में, 1 निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ 1 ही बचेगा। तो ये मेरा सही है। यूरोपियम का आपको बताइए 4F7 होता ही है। ठीक है भाई, +2 में आपके दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, क्योंकि D में तो 0 ही होता है। मिस मेटल इज एन एलॉय कंसिस्टिंग मेनली ऑफ। मिस मेटल जो होती है उसमें 95% हल्के लेंथेनाइड होते हैं, तो मैं क्या लिखूंगा इसमें, एक्टिनाइड नहीं, लेंथेनाइड मेटल्स। कितनी होती है, 95%। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अपन आ चुके हैं इसके अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या क्वेश्चन दिया पढ़ो। गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट, और पूछा भाई क्या दिया देखो, पोटेशियम पर मैग्नेट ऑन हीटिंग ऑन दिस टेम्परेचर फॉर्म द पोटेशियम मैग्नेट। सही बात है, KMnO4 को अगर आप हीट करेंगे तो ये K2MnO4 बना लेगा, ट्रू है, प्लस MnO2 प्लस O2। सही बात है।
बोथ पोटेशियम परमैग्नेट एंड पोटेशियम मैग्नेट आर टेट्राहेड्रल एंड पैरामैग्नेटिक इन नेचर। अब पैरामैग्नेटिक कैसे हो सकता है भाई? ये आपको पता है MnO4 माइनस है, ये आपके कैसा है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन बच गया, ये पैरामैग्नेटिक है, ये कैसा है, पैरामैग्नेटिक। और MnO4 माइनस जो है इसमें +7 है, ये कैसा है, डायामैग्नेटिक है। आंसर कौन सा सही रहेगा? फर्स्ट, पहला ट्रू है, सेकंड वाला क्या है, फॉल्स है। देखो बच्चों, अब इसमें आपको ऑप्शन निकाल के चेक करना पड़ेगा कि अपना आंसर क्या होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन हमने किए हैं दोस्तों, तो आपके लिए ऐसी दिक्कत इसमें नहीं आने वाली है ना। चेक करें। द स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ M+3 आयन फॉर्म द पेयर ऑफ, ये बना रहा है, द हैज द नेगेटिव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज। नेगेटिव स्टैंडर्ड पोटेंशियल किसका है और वो एलिमेंट क्या हो सकता है? देखो ये गैस स्टेट दी हुई है और यहाँ देखिए दोस्तों, कौन जो है, अपन कहने का अर्थ ये हो गया, इसने आपसे जो पूछा है कितने मेटल दिए हैं, 1 2 3 और 4, तो ये सारे ही जो है ना, ये इसमें टर्न होता है, सही बात है, ये भी इसमें टर्न होता है, ये भी टर्न होता है, ये भी टर्न होता है। तो इसने पूछा है कि वैल्यू ऑफ M+3 आयन फ्रॉम द पेयर्स, नेगेटिव SRP किसका है बताऊँ आपके? तो आपको पता है इसमें सारे ही आपके चारों ही हैं, इसमें नेगेटिव SRP दिया है। ये BM में आंसर दिया है या इनके बारे में पूछा है? ये थोड़ा इनकम्प्लीट टाइप है, लेकिन चारों की SRP क्या है, नेगेटिव है, इसलिए आंसर 4 आएगा इसका। अब बाकी तो अपन निकाल ही सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन अपने पास में है तो। द रिएक्शन ऑफ H2O2 विथ पोटेशियम पर मैग्नेट इन एसिडिक मीडियम लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ मेनली। अब H2O2 है दोस्तों, पोटेशियम पर मैग्नेट है, तो ये अपनी रिएक्शन अभी भी हमने पहले लिखी थी, ये Mn+2 बना लेता है। क्या बना लेता है ये? Mn+2। अब ये दिया एमोंग कोबाल्ट+3, टाइटेनियम प्लस, वेनेडियम+2 एंड क्रोमियम प्लस आयन, वन इफ यूज एज reagent cannot liberate H2 from the dilute mineral acid solution. Its spin moment, magnetic moment in gaseous state is। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर आपके पास में जो पूछा गया है कितना होगा, ये इंटीजर में आंसर पूछा है। अच्छा, कोबाल्ट है, टाइटेनियम, वेनेडियम और क्रोमियम है। कैन नॉट लिबरेट H2 फ्रॉम द डाइल्यूट मिनरल एसिड, कौन नहीं कर सकता? तो ये आपको कहाँ पर मिलेगा दोस्तों? ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से पता चलेगा, और वो आपको पता होना चाहिए एलिमेंट कौन सा होने वाला है, कोबाल्ट+3। कोबाल्ट+3 का अगर मैं बात करता हूँ, 3 और 2 5, 5 दिया 15, 4 आना चाहिए, 4 2 6 6 24। ठीक है, ये नहीं करेगा बेटा क्रोमियम+2। तो क्रोमियम+2 जो होता है 3d5
4s1 ये चला गया, क्रोमियम +3 बदलता है, ये बाकी सभी तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे, +2 वाला नहीं करेगा, +3 होना चाहिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, मेरे पास 4 आएगा, n की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो म्यू जो रहेगा वो रहेगा √n × n+2 से। तो ये आपको पता चल गया, ये कितना 4 है और 4 + 2 24, मतलब √24 का मतलब 4.82 bm नियरेस्ट इंटीजर आएंगे, तो आंसर 5 आएगा बेटा, और बिल्कुल इसका आंसर 5 ही है। क्योंकि ये जो है आप ECS में देखेंगे कोबाल्ट +3 है, टाइटेनियम +2 है, V+2 है, इन सबको आपको पता है कि SRP ये सभी हाइड्रोजन से ऊपर आते हैं, लेकिन Cr+2 नहीं आता है, तो ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं कर पाएगा। आगे देखो दोस्तों, क्या क्वेश्चन दिया है, देखो विच वन ऑफ एमोंग द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर आपके 14 है, कुछ ही क्वेश्चन बच्चे हैं बच्चों। 14 में देखिए क्या दिया है, हाँ भाई, विच वन अमोंग द फॉलोइंग आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये बार बार आ चुका है भाई, है ना। C+2 नहीं होता, समेरियम नहीं होता है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तो वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो ये दोनों है आपके, C और D आपके पास एक ही ऑप्शन दिया हुआ है। तो आपको ये ध्यान रखना, ऑक्सीडाइजिंग नेचर कौन होगा, जो D या ब्लॉक का एलिमेंट है उसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो आपके आएगा। पोटेशियम डाइक्रोमेट एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक सॉल्यूशन, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज। अब डाइक्रोमेट है दोस्तों, तो जब आपको पता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन एसिडिक मीडियम लेते हैं तो ये Cr+3 बदलता है, 6 से 3 में जाता है। आगे दिया ड्यूरिंग द बोरॉक्स बीड टेस्ट विथ कॉपर सल्फेट, ब्लू ग्रीन कलर ऑफ द बीड वाज ऑब्जर्व्ड इन द ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, ये आपको पता है ये कॉपर बोरेट होता है, ठीक है। तो ये आपके सिंपल सा, क्योंकि बोराइड बनता नहीं है, कॉपर तो कुछ है नहीं, ये है नहीं, CuO नहीं है, तो ये बोरेट की वजह से बनता है, मेटाबोरेट। आगे देखो, द करेक्ट स्टेटमेंट इज मैग्नीज एग्जिबिट +7 ऑक्सीडेशन स्टेट इन इट्स ऑक्साइड, सही बात है क्या, सभी में थोड़ी करता है ये, आपको आंसर वो चुनना है जो बिल्कुल आपके इसके करीब हो। ठीक है भाई, चलें आगे। इन इट्स ऑक्साइड, अब मान लो Mn2O7 दे दिया, तो उसमें तो ये है ही है, मान लेते हैं फिर ये रुथेनियम एंड ऑस्मियम एग्जिबिट +8, ये भी अब आपको लिखवा दिया था, ये तो ट्रू हो गया 100%। स्कैंडियम शो द +4 ऑक्सीजन स्टेट विच इज, यार क्यों झूठ बोल रहे हो, ये कहाँ शो करता है, ये पॉसिबल ही नहीं है ना। फिर दिया है क्रोमियम शो द ऑक्सीडाइजिंग नेचर इन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडाइजिंग नेचर जो आपके +6 में आपके शो करेगा, सही बात है, तो ये मेरा ट्रू है। तो अब चेक करें तो अपने पास क्या क्या मिल सकता है, पहला दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा कहीं दिया हुआ है क्या, तीसरा तो है नहीं, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अरे भाई ये तरीका है बेटा, देखो कभी कभार कोई चीज़ मुझे भी पता नहीं है तो मैंने ट्रिक से निकाल लिया कि भाई तीसरा तो हो ही नहीं सकता +4 वाला, तो आंसर कौन सा हो गया, सेकंड इज करेक्ट। ये ट्रिक है, ये आप इस प्लेटफॉर्म पर आते हो तो ये चीज़ सीखते हो, बाकी आंसर तो आप भी कर सकते हो, लेकिन चाहे आंसर कैसे निकालते हैं। सॉल्यूशन ऑफ CrO5 इन अमाइल अल्कोहल हैज, ये कैसा होता है बेटा, ब्लू कलर का होता है। आगे देखिए, ड्यूरिंग द क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ SO3-2
यूजिंग H2SO4 SO2 गैस इज इवॉल्व विच टर्न्स डाइक्रोमेट सॉल्यूशन। ये ड्यूरिंग द क्वालिटेटिव एनालिसिस सल्फाइट है, सल्फेट है, यूजिंग H2SO4 का यूज़ किया। SO2 गैस जो आपके इवॉल्व होती है जो डाइक्रोमेट को किस में बदल देती है, ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए, ग्रीन कलर के क्रोमियम सल्फेट में बदल देती है। याद रखना पड़ेगा। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ ऑक्साइड ऑफ वेनेडियम, लो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तो ज़्यादा आपके क्या होगा, अच्छा बेसिक नेचर का होगा। तो 5 से ये घटता हुआ ये तो हो नहीं सकता, ये तो ट्रेंड ही अलग है। यहाँ देखिए ये वाला, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या 3 है, फिर 4 है, फिर क्या है 5 है। फर्स्ट इज करेक्ट, इसका आंसर क्या ग्रीन। क्रोमियम सल्फेट जो होता है बच्चों ग्रीन कलर का होता है। और कुछ बचा क्या? अब ये जेईई एडवांस की एक्सरसाइज है बच्चों, और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग इसको आगे वाले सेशन में करेंगे। तो यहाँ पर देखो मैं बता रहा हूँ सारे क्वेश्चन में आपको बेनिफिट होने वाला नहीं है। आपको जो बेनिफिट होगा दोस्तों वो मोस्टली कहाँ पर होगा, ये होगा आपके कहाँ पर, सारे क्वेश्चन में नहीं, कुछ क्वेश्चन जो होते हैं ना वहाँ से सीखने को मिलता है अपने को, है ना भाई। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया दोस्तों कि किस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आपके लिए पीडीएफ भी तैयार है दोस्तों, आप वहाँ से भी जाकर के आप हमें पढ़ सकते हो, कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आपसे विदा लेंगे, अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी। टिल देन थैंक यू। अब आगे कुछ नहीं कहूँगा।